हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कम बैक एकेडमी। आप सभी का सीटेट सीरीज़ के सीडीपी सीरीज़ में स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी चीज़ को आगे करते हैं। तो हमने देखा था कि मोटिवेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा, दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब मेरी मोटिवेशन का जो फोकस है वो मेरे खुद के अंदर है, मतलब आत्मा है। और बाह्य अभिप्रेरणा का अर्थ है जिसका फोकस बाहरी चीज़ों पे है। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ का लालच है, किसी चीज़ का लोभ है, तो मेरा क्या हो जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा। तो अंतः आत्मा से मतलब क्या है? मेरा जो भी मेरा जो लोकस है वो इंटरनल होगा। ओके। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बी एफ स्किनर, जिनके बारे में हमने पढ़ा है ना। उन्होंने अभिप्रेरणा के संबंध में एक वाक्य दिया था कि जो मोटिवेशन है, जो अभी प्रेरणा है, वो नेशनल हाईवे है। क्या है? नेशनल हाईवे। हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, मतलब मेरा मोटिवेशन जितना अच्छा होगा, है ना, उतना ही अच्छा मेरा सक्सेस रेट होगा। ठीक है। जैसे एनएच का रोड बहुत बढ़िया होता है, नेशनल हाईवे का रोड बहुत बढ़िया होता है। तो जब रोड बहुत बढ़िया है तो मैं अपनी मंजिल पे जल्दी से पहुंच सकता हूं और आसानी से, बिना किसी रुकावटों के या कम से कम रुकावटों के। उसी प्रकार एनएच को उन्होंने क्या कहा कि एनएच ही क्या है? मोटिवेशन है। ये किसने कहा? बीएफ स्किनर ने। ठीक है। एनएच बराबर मोटिवेशन हो गया, तो जितना अच्छा मेरा मोटिवेशन होगा उतना अच्छा मेरा सक्सेस रेट होगा। ओके। अब हमको क्या करना चाहिए? बच्चे में इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों बढ़ावा देना चाहिए? कि जब बच्चे में आंतरिक प्रेरणा होगा, ठीक है, तो बच्चा अपने से किसी कार्य को उन्नत तरीके से करेगा। बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, बेटा तुम ये काम कर लो, हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो फिर बच्चे बाह्य अभिप्रेरणा पे कार्य करते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा पे काम कर जो व्यक्ति करता है, तो फिर वो लालच लोभ पे, मतलब उस किसी चीज को उतने उत्तम या उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता जो आंतरिक अभिप्रेरणा के होने के कारण होता है। इंटरनल मोटिवेशन इसलिए जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि मोटिवेशन का भी एक साइकिल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिप्रेरणा का चक्र, जिसको कहते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। ये जब एग्जाम में आएगा तो इसका एक ट्रिक है, मैंने किया है। ठीक है। जैसे एनडीए, आप लोग सुने होंगे एनडीए क्या होता है। तो एनडीए गर, ठीक है, ये एक्चुअल है। ठीक है। मैंने इसको किया है एनडीए कर। ठीक है। तो काइंड ऑफ ट्रिक है ये। अब इसमें एन क्या है, डी क्या है, ए जी ए और आर, हम वन बाय वन देखते हैं। तो हमारा मोटिवेशन, किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन कैसे स्टार्ट होता है? तो मोटिवेशन के लिए मतलब मुझको, मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा? तो सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मेरी नीड क्या है। मैं क्या, किसको पहचानूंगा? अपने नीड को। ठीक है। सबसे पहले मैं किसको पहचाना? नीड को, अपनी आवश्यकताओं को। ठीक है। जब मुझको मेरी आवश्यकताएं मालूम चल गई, तब मैं, मेरे अंदर क्या होना चाहिए? ड्राइव होना चाहिए। उस चीज को पाने का एक प्रणोद, ड्राइव होना चाहिए। ठीक है। तो नीड के बाद मैं कहा जाऊंगा? ड्राइव पे। जब मेरे पास ड्राइव आया, ठीक है, मेरे को अपनी नीड समझ आ गई, मेरे को उसका ड्राइव समझ आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए? अराउजल। मैं एक्साइट ही नहीं हूं। यदि मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं हुआ, मेरे अंदर उत्तेजना नहीं हुआ, तो क्या मैं, मेरा मोटिवेशन उतना इफेक्टिवली वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अराउजल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मेरे पास नीड आ गया, मेरा ड्राइव आ गया, देन उसके बाद मेरे पास अराउजल भी आ गया, मेरे पास उत्तेजना भी है। अब इन सब चीजों का क्या है? अब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्या करते हैं? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है। जब हमारा, हमको नीड समझ आ गया, हम अपने ड्राइव पे काम कर लिए, हमको अराउजल हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? हम अचीवमेंट्स को पालेंगे। ठीक है। मोटिवेशन का साइकिल क्या होता है? हम अचीवमेंट को पा लिए, देन उसके बाद क्या होता है? हम जब किसी चीज को पा लिए, तो क्या फिर हमको सेम चीज के लिए अराउजल होगा क्या?
नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, हमारा अराउजल में रिडक्शन होता है, मतलब उत्तेजना में कमी होता है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमारी क्या होती है, नीड। ठीक है, हमको नीड मालूम चल गया क्योंकि मोटिवेशन मोटिवेशन आ रहा है, तो हम पहले क्या समझे, नीड क्या है। देन उसके बाद हमको चाहिए ड्राइव। ठीक है, कुछ तो ऐसा चीज चाहिए कि मैं करूं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास ड्राइव भी है, पर मेरे पास क्या नहीं है, अराउजल, वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो क्या मैं मोटिवेशन मेरा सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये सब होने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हो पाएगा यदि मैं काम ना करूं। तो मेरा क्या होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, दिशा निर्देशित व्यवहार। इसके बाद गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हुआ, तो ऑब्वियस है मैं ये सब कुछ कर लिया तो मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊंगा जो मुझे अचीव करना चाहिए था। तो फिर मेरा क्या हो गया, अचीवमेंट हो गया। अचीवमेंट के बाद क्या होता है, अब जो जिस चीज़ की मेरे को आवश्यकता थी उस चीज़ को मैंने अचीव कर लिया, उसी चीज़ के लिए मेरे पास मोटिवेशन था। अब मेरे पास अचीवमेंट के बाद फिर उसी चीज़ के लिए, वो तो मेरा नीड है ही नहीं ना। तो अब मेरा क्या होगा, अराउजल में रिडक्शन होगा। अराउज डिडक्शन ऑफ अराउजल है। ठीक है, समझ आया। जैसे मिड डे मील जो है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो बच्चे को प्रमोट करता है पार्टिसिपेट करने में क्लास एक्टिविटी में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, अब हम जैसे अब हम अब पढ़ने जाएंगे अब्राहम मैस्लोस की नीड की हायरार्की। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं। तो उसमें पहला नीड्स जो होता है फिजिकल नीड्स, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, जो हमको किसके लिए आवश्यकता है, आवश्यक है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। ठीक है, हमारे अस्तित्व के लिए। फिर उसके लिए क्या क्या लगता है हमको, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए। मिड डे मील भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको पूछ देगा नीड्स हायरार्की रिलेटेड टू विच पर्सन। तो वहां पे आपको नाम याद आना चाहिए, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लोस का क्या है, नीड्स हायरार्की है। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो नीड्स है उसका ऑर्डर ये होता है, मतलब सबसे पहले उसको जो चीज़ चाहिए वो बेस में है, जो कि क्या है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, उसकी फिजिकल नीड्स है ना, शारीरिक आवश्यकताएं जो भी उसको चाहिए, भोजन, पानी, मकान। ठीक है, जब उसको ये चीज़ मिल जाएगा तब उसको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी किस टर्म में चाहिए, हो सकता है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस हो सकता है कि समाज से हो। ठीक है, तो सेफ्टी के बाद उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग। मतलब मेरे फिजिकल नीड्स कंप्लीट हो गए, मेरे पास सेफ्टी नीड्स हो गए, उसके बाद मुझे चाहिए ना कि कोई मेरे को प्यार करे, है ना, मैं किसी से प्यार कर सकूं। मैं, वो व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, लव एंड बिलोंगिंग्स। कार, महंगी कारों का शौक हो सकता है ना। फिर उसके बाद एस्टीम, जब मेरे पास सब कुछ है तो मेरे पास और क्या चाहिए, एस्टीम, सम्मान। मतलब मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास सम्मान नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं सफलतापूर्वक जीवन यापन कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सम्मान की भी आवश्यकताएं होती है। फिर उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे हायर स्टेट है नीड हायरार्की की। इसमें होता है आत्मसिद्धि। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपने आप की चरम सीमा को जब प्राप्त कर ले, ठीक है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, मतलब आप उस चीजों को पा सकते हैं जब आप इन चीजों को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अब्राहम मैस्लोस का नीड हायरार्की हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं आईक्यू। हम कहते हैं ना इसका आईक्यू अच्छा नहीं है, तो हम देखते हैं कि आईक्यू होता क्या है। तो आईक्यू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोटेंट।
ठीक है, इंटेलिजेंस कोटेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, मतलब बुद्धि लब्धि क्या होता है देखते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ जर्मन बॉर्न theoretical psychist and philosophers of science whose estimated IQ score is about 160 points। मतलब क्या थे वो, गिफ्टेड थे। क्या थे, गिफ्टेड थे। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ये इंटेलिजेंस का स्केल है जो प्रिपेयर्ड बाय स्टैनफोर्ड बिने बिने द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपका आईक्यू यदि आपका आईक्यू 140 प्लस है, क्या है, यदि आपका आईक्यू 140 प्लस है, ठीक है, तो आप क्या है, जीनियस है। क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड। क्या, गिफ्टेड। जब यही आपका आईक्यू 120 से 139 के बीच में लाई करता है, तो आप क्या है, वेरी सुपीरियर। ठीक है, यही जब आपका 110 से 119 है, तो आप क्या है, सुपीरियर है। क्या है, सुपीरियर है। फिर उसके बाद 92 टू 109, तो ये क्या है, ये एवरेज ह्यूमन बीइंग का आईक्यू होता है। ऑलमोस्ट सबका आईक्यू 90, मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पर्सन का आईक्यू जो होता है इस रेंज में पाया जाता है। ठीक है, अब 80 से 89 वाले होते हैं, है ना, और 70 से 79। ठीक है, तो इसको हम लोग डल कहते हैं और अंडरलाइन। ओके, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, मोरॉन्स भी हम कहते हैं। ठीक, समझ आ रहा है। मोरॉन्स नीचे आ रहे हैं 50 टू 69 में। फिर आता है इम इम्बिसाइल जो 20 टू 49 होते हैं, और फिर आते हैं इडियट जिनका आईक्यू बिलो 20 होता है। हम मोस्टली कहते हैं यू आर इडियट, पर उसका आईक्यू बिलो 20 तो नहीं होता होगा। ठीक है, एक 10 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे का बुद्धि नहीं रखता होगा। यदि 10 साल का बच्चा 2 साल का बुद्धि रख रहा है, देन ओनली ही इज इडियट इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। ओके, तो इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजर से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड। क्या है, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंटेलिजर वर्ड जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। मतलब आप देखेंगे, यदि माता पिता आईएएस हैं तो बच्चा भी आईएएस आईपीएस बनता है। माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनता है या उससे बेटर ही करता है। माता पिता इंजीनियर है तो बच्चा भी उससे उससे बेटर होता है। अब ऐसा नहीं है कि माता पिता आईएएस है तो बच्चा रिक्शा खींच रहा है ना। तो जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडेटरी से प्रभावित होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। ठीक है, ये ऐसी एबिलिटी है जो हमको तर्क पे, है ना, हम किसी भी तर्क को कब मानते हैं, जब हम तर्क से उसको जांचते हैं कि वो सही है या नहीं है, वो हमारे पैमाने पे सही है नहीं है। यदि कोई बोला कि ये चीज़ ऐसी है, तो मैं अपने मेरे इंटेलिजेंस से उस चीज़ को वेरीफाई करूंगा, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट दैट। ओके, अब कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू आया कैसे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखते हैं, देखो, आईक्यू जो है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट कोटेंट, ये क्या होता है कि मानसिक आयु, मतलब आपका मानसिक आयु, मतलब जो आपकी बुद्धि की जो आयु है, मतलब आपका बुद्धि, यदि आप क्लास 6 में है और क्लास 8 का क्वेश्चन बना ले रहे, तो आपकी जो मानसिक आयु होगी वो क्लास 8 की है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेंटल एज, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक आयु। ठीक है,
अपॉन क्या होता है, बायोलॉजिकल एज। मतलब मेरा, मैं यदि 12 साल का हूं तो मेरी बायोलॉजिकल एज क्या होगी, 12 साल। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो इससे मेरा आईक्यू निकलता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि मेरी जो मेंटल एज है वो एक 14 वर्ष के बच्चे की है। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चे की जो मेंटल एज होनी चाहिए वो मेरी है। बट मेरा जो बायोलॉजिकल एज है, इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, वो मेरा कितना है, 12 है। ठीक है, तो मेरी आईक्यू क्या होगी, तो मेरी आईक्यू क्या होगी, ठीक है, 116.66। तो अभी मैं कहाँ हूँ, इस आईक्यू से मैं कहाँ हूँ, नहीं नहीं, जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे आईक्यू के उसमें कहाँ हूँ मैं, 110 से 119 वाले में, मतलब सुपीरियर हूँ। हम्म, तो यदि एक बच्चा ये आयु को रखता है तो वो क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, तो आई क्यू इज अ रेशियो ऑफ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलिक क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, जिसको हम लोग लिखते हैं मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया उसका मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, क्या हो गया, 120। अभी किस में जाएगा, 120 से 139 वाले में, तो वेरी सुपीरियर। ठीक, एवरेज आईक्यू जो होता है 90 से 110 के बीच में लाई करता है। जो क्रोनोलॉजिकल एज को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एज, क्योंकि बर्थ से वही है। इन 1905 फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट was made by Alfred Binet and अल्फ्रेड बिनेट एंड थर्डर सैमन। तो इसको हम लोग कहते हैं सैमन एंड बिनेट। ठीक है, तो आप ये ईयर को याद रखेंगे और किन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया इसको याद रखेंगे। ओके, देन इन 1908 मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। फिर इन 1912 आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। तो 1908 में बिनेट ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, मेंटल एज का। किसका, मेंटल एज का। देखो हम लिखते हैं ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मेरा वास्तविक आयु। इसका कॉन्सेप्ट का आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो मेंटल एज का कब मिला मुझको, 1908 में। और इसी का रेशियो क्या होता है, इंटू 100 क्या होता है, आई क्यू, है ना। इसी इसी का रेशियो क्या होता है, आई क्यू। तो आई क्यू का जो कॉन्सेप्ट कब दिया, विलियम स्टर्म ने। किसने, विलियम स्टर्न। ठीक है, कब, 1912। मेरे को निकालना ये है, जब मुझे ये ही मालूम नहीं रहेगा तो क्या मैं ये निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो पहले मेंटल एज का डिस्कवरी हुआ होगा, देन उसके बाद वो ऑलरेडी है, तब फिर मैं क्या निकाल पाऊंगा, आई क्यू। तो 1908 में ये आया, 1912 में ये आया। कभी कभी पूछ देता है फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता और बुद्धि। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive। मतलब यदि एक व्यक्ति क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट भी होगा। दिस शोज अ पॉजिटिव रिलेशन। टर्मन इन द 1920s फाउंड दैट पर्सन विथ हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। टर्मन ने ये कहा, टर्मन ने देखो पूरा गेम पलट दिया। टर्मन ने क्या कहा कि जिसका हाई आईक्यू है जरूरी नहीं है कि वो हाईली क्रिएटिव हो। ठीक है, तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। टर्मन ने कहा कि दोज हु हैव हायर आईक्यू नॉट नेसेसरली दे हैव हायर क्रिएटिविटी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। जो अपवाद होता है मोस्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, अर्थात
हर एक हाई आईक्यू वाला, दोज हु हैज हाई आईक्यू डज नॉट हैव द क्रिएटिविटी, मतलब हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, वैसे तो रिसर्चर्स ने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कि जो व्यक्ति क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट भी होगा, बट टर्मन ने कह दिया ऑल दोज हु आर इंटेलिजेंट डज नॉट रिक्वायर दे आर क्रिएटिव ऑल्सो, मतलब जो सभी आपके हाई आईक्यू रखते हैं वो क्रिएटिव भी हों ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स के बारे में, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स के बारे में। तो इसके एक ट्रिक ऐसे है जिसको हम लोग कहते हैं एफ फोए, मैंने ऐसे याद किया है। ठीक है, FFOE। ठीक है, अब इसको मैं आपको याद कराता हूँ ये ट्रिक क्या है। कभी कभी पूछ देता है कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है। तो आप जानते हैं कि एफ से क्या होता है, फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एनिमी। क्या होता है, एनिमी। एनिमी के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जो कि क्या होता है, FOE। ठीक है, तो फ्रेंड, दोस्त और दुश्मन ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, दोस्त और दुश्मन क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना। एक दूसरे को खत्म करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो FFOE। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला लेटर F आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, फ्लुएंसी। जो भी व्यक्ति क्रिएटिव है उसमें धारा प्रवाह रहेगा, मतलब वो अपनी बातों को बहुत फ्लुएंटली कर सकेगा। ठीक है, सेकंड, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल क्यों चाहिए, यदि आप बोले कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ठीक है, और आप कहें कि ये चीज़ सिर्फ इसी तरीके से होता है, तो आप क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, एक जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हर समय कुछ ना कुछ न्यू एडवांसमेंट करते रहता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होगा। साथ ही साथ मैं क्रिएटिव कब कहलाऊंगा, जब मैं स्वयं ओरिजिनल हूँ, ना कि तब जब मैं किसी और को कॉपी कर रहा हूँ। क्रिएटिव क्या होता है, मैंने किसी उत्पादक चीज को किया, मैंने कोई चीज नया किया, नया कर रहा हूँ तो मेरा खुद का क्या होगा, ओरिजिनल होगा। ठीक है, मैं बहुत फ्लुएंट हूँगा, मैं फ्लेक्सिबल होऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ ओरिजिनल होना चाहिए, मेरा स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इलोब्रेशन, मतलब उसकी मैं पिक डिटेलिंग कर सकूँ। यदि मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्रिएटिव व्यक्ति हुआ। पर सबसे पहला चीज, मैं बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बना के एकदम स्टक हो गया। ठीक है, मेरी फ्लुएंसी होगी बनाने में। फिर उसके बाद मेरे पास और क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल, मतलब मैं डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट आइडियाज को भी ले सकूँ। ओरिजिनल होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मैं किसी और से इंस्पायर ना हूँ। ठीक है, मेरा खुद का होना चाहिए, मेरा खुद का परसेप्शन उसमें आना चाहिए। और इलेबोरेशन, मैंने उसकी पिक डिटेलिंग की हो तो इलेबोरेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी के चार एलिमेंट्स हैं जिसको हमने एक ट्रिक से याद किया, एफ FOE। ठीक है, फ्रेंड, फोए। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फोए मतलब होता है एनिमी, मतलब दोस्त और दुश्मन। ओके, फिर उसके बाद एक व्यक्ति हैं JP गिलफोर्ड, उन्होंने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो थिंकिंग होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, यू आर नॉट ओपन माइंडेड, यू आर क्लोज माइंडेड, यू आर नैरो माइंडेड, यू आर ब्रॉड माइंडेड। तो ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, इस थिंकिंग को हम देखते हैं। ठीक है, एक थिंकिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे गिलफोर्ड साहब ने कहा कि थिंकिंग दो टाइप की है। ठीक है, एक है डाइवर्जेंट और एक है कन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, दो टाइप की है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब फैलना। ठीक है, और कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आना। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति क्या है, ओपन माइंडेड है। ठीक है, ओपन माइंडेड है या ओपन एंडेड है। ठीक है, साथ ही साथ
डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, तो बहुत कुछ सोच पा रहा हूँ, बहुत कुछ सोच पा रहा हूँ, तो मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, मेरी क्रिएटिविटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, क्रिएटिविटी हाई होगी। फिर उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ मैं, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और साथ ही साथ मैं किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मैं ओपन माइंडेड हूँ, तो मैं बहुत सारे आंसर्स ढूंढ सकता हूँ, बहुत सारे आंसर्स हैं, तो मेरे पास मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचा होऊंगा, है ना, मैंने डिफरेंट एंगल्स लिया होऊंगा। जब वहीं कन्वर्जेंट पे आऊंगा तो मैं क्या हूँ, क्लोज एंडेड हूँ, क्या हूँ, क्लोज एंडेड हूँ नहीं हूँ। ठीक है, अब कन्वर्जेंट है, तो अब कन्वर्ज है तो मैं क्रिएटिव हो पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या हो पाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या हो सकता हूँ, फोकस। क्या हो सकता है, रिलेटेड टू फोकस। ठीक, अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ क्या, मैं फोकस हूँ तो किसी एक पॉइंट पे सोच सकता हूँ ना, तो मेरा ध्यान अलग अलग चीज़ों पे नहीं जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में जा सकता हूँ। या क्या हो सकता है, मैं मल्टीपल सॉल्यूशंस ना दे पाऊँ, मैं लिमिटेड सॉल्यूशंस दूँ। ठीक है, क्या दे पाऊँ, लिमिटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपने देखा जेपी गिलफोर्ड साहब ने थिंकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था डाइवर्जेंट और एक था कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जो था, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड, क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स एंड मल्टीपल सॉल्यूशन। वहीं पे कन्वर्जेंट क्या है, क्लोज एंडेड, फोकस, एमसीक्यू, लिमिटेड एंड लिमिटेड सॉल्यूशंस। ओके, अब हम बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। किसके, गिफ्टेड, हमने भी पढ़ा ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होता है, दोज हु हैव आईक्यू हायर देन 140, जिसका आईक्यू 140 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गिफ्टेड चाइल्ड, चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये भी किस प्रकार इनके भी टाइप होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है जिनका इंटेलेक्चुअल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कौन हो सकते हैं, हमारे साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इनका जो इंटेलेक्चुअल था बहुत ज़्यादा हाई था। देन उसके बाद कौन हो सकते हैं, टैलेंटेड लोग। कौन, टैलेंटेड, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर सर। ठीक है, देन उसके बाद क्रिएटिव, क्रिएटिवनेस है, क्रिएटिवनेस कौन हो गया, एम एफ हुसैन साहब, जानते हो एम एफ हुसैन साहब। ठीक है, लता मंगेशकर। ठीक है, तो इन लोग को क्या है, क्रिएटिव है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत सारे सुर ध्वनियाँ ये निकालते हैं जो सुन के हमको बहुत सुकून देता है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ चर्चा देना होता है, क्या, इनरिच्ड क्यूरिकुलम। क्यों, देखिए, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चों का जो आईक्यू है सेम नहीं होता। कुछ बच्चे 95 97 स्कोर करते हैं, और कुछ बच्चे के लिए 49 भी लाना बहुत मुश्किल जाता है। तो जो बच्चे 95% स्कोर कर रहे हैं, जो बच्चे 49% स्कोर कर रहे हैं, दोनों सेम क्लासरूम में, और मेरे को पढ़ाने के लिए सेम बुक है, मेरे पास सेम क्यूरिकुलम है, सेम पाठचर्या है। तो उस समय क्या हो सकता है कि जो मेरा गिफ्टेड चाइल्ड है वो तो बोर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके लेवल से उसका लेवल ऊंचा है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है, इनरिच क्यूरिकुलम करना है। क्या करना है, इनरिच क्यूरिकुलम की आवश्यकता होती है, जिससे उसका इंटरेस्ट भी क्लास में आए। ठीक है, उसको हम लोग क्या दें, चैलेंजिंग टास्क दे, क्या दे, चैलेंजिंग टास्क दे। तो इसमें क्या होता है, एक होता है हॉट्स, अभी के एनसीईआरटी के पेपर में, मतलब एनसीईआरटी बुक्स में हॉट्स होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्या देते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जब एक सामान्य बच्चा क्लास में नॉर्मल क्वेश्चंस को बना रहा होता है, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो सारे क्वेश्चंस को बना चुका होता है, तो वो उसके पास क्या होता है ऑप्शन, कि जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं उसको वो डील करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग रिक्वायर्ड है, तो गिफ्टेड चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली वो उसको यूज़ करेगा और उसका सोल्यूशन लाएगा। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम सॉल्वे एंड मेयर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, किसने किसने? सॉल्वे एवं मेयर ने। ठीक है, किसको? इमोशनल इंटेलिजेंस को। ठीक है, अभी बहुत सारी बुक आती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। जैसे यदि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, आप वीक हैं, तो आप बहुत सारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। यदि किसी की बातों का असर आपकी बुद्धि पे हो गया, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है या आपकी जो कार्य शक्ति है यदि प्रभावित हो रही है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना काफ़ी डेवलप नहीं हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डेनियल गोलमैन ने लिखा है। ठीक है, अब अरस्तु का एक वचन था, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति किसी भी समय नाराज हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर कंट्रोल कर और सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही सही मात्रा में यूज करें, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या होता है। यदि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, तो आपका सोशल स्किल भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको खुद के बारे में जानकारी होगा, आप सेल्फ अवेयर होंगे। ठीक है, आपके में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, आप बात बात पे रोना स्टार्ट कर देते हैं या किसी की बात से हर्ट हो जाते हैं, तो आपको अवेयरनेस आ रहा है कि मैं छोटी मोटी बातों से मैं क्रिटिसाइज हो जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बुरा लग जा रहा है। तो जब आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं, तो आप अच्छे व्यक्तित्व के साथ आगे आते हैं। फिर उसके बाद मोटिवेशन उसका एक करेक्टर है। और इम्पैथी, इम्पैथी क्या होता है? समानुभूति, मतलब जो तुम महसूस कर रहे हो उस चीज को मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। टू पुट योर सेल्फ इन समवन शूज, मत है? नहीं, मतलब वैसा नहीं, सहानुभूति अलग चीज हो गया। इस ये क्या है? समानुभूति मतलब क्या होता है कि मैं, जैसे आपको जो महसूस हो रहा है यदि वो चीज़ मुझे महसूस करना है, तो मैं अपने आप को आपकी जगह पे रखूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम एक रिलेशन पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में। तो हमने पहले भी पढ़ा है कॉग्निशन और इमोशन के बारे में। तो कॉग्निशन और इमोशन जो है इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इनका संबंध अच्छा होता है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग बाय डायरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? द्विदिशात्मक होते हैं, है ना? इंटर रिलेटेड मतलब अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब जिसका कॉग्निशन अच्छा है उसका इमोशन भी बहुत बढ़िया होगा, जिसका इमोशन अच्छा है उसका कॉग्निशन भी अच्छा होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि यदि कोई मुझे कह दे रहा है ना, और मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, तो मैं मेरी जो इच्छा शक्ति है, कार्य शक्ति घट जाती है। और कार्य शक्ति इच्छा शक्ति कौन प्रेरित करता है? मेरा मस्तिष्क। तो कॉग्निशन और इमोशनल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? मेरा कॉग्निशन एंड इमोशन। ओके, पर एक ये व्यक्ति हैं जजक, एक्चुअली ये लिखता है अंग्रेजी में जैजोंक है, हिंदी में इसको कहते हैं जजोक। ठीक है, इन्होंने एक जोक मारा, ठीक है, कि इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है। इन्होंने जोक ही मारा। आप अभी भी देखेंगे, देखो इस पे हम काम कर सकते हैं, इमोशन और कॉग्निशन पे हम काम कर सकते हैं, बट ये इंटरलेटेड होता है। ठीक है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस लाके आप कॉग्निशन पे एक कंट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन को वो इंटरलेटेड होते ही होते हैं। अब जजों ने क्या जोक मारा कि ये आपस में स्वतंत्र है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की जो भावना है निम्नलिखित संयोजन पर निर्भर होती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना कोई मेरा चाइल्ड गिफ्टेड है, तो वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तीन चीज पे। एसीसी, एसीसी क्या है? सीमेंट, जामुल वाला। ठीक है, तो ये गिफ्टेडनेस है। क्या है? सीमेंट है ना, पूरा सीमेंट एकदम कॉन्क्रीट हो, मैं तो एकदम गिफ्टेड हूँ, मारू मेरे को कितना भी, मेरे को तो नहीं लगेगा। ठीक है, जो का पार्ट हम देखते हैं कि एसीसी एक्चुअली है क्या। ठीक है, ए सी एन सी, इसको किसने दिया था? रैंजुली ने दिया था। कि उन्होंने बताया था कि ये यदि ये तीन क्वालिटी किसी एक बच्चे में है तो क्या होगा? गिफ्टेड होगा। ठीक है,
इसी को हम लोग और क्या नाम कहते हैं, 3 रिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 रिंग मॉडल। 3 रिंग मॉडल में हम ACC की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ACC, आई एम द फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर बट ऑल्सो विराट कोहली, तो थोड़ा मैं उनको यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में लेना चाहता हूँ, ठीक है। हाई एबिलिटी क्या होना चाहिए, आपकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो क्षमताएं हैं उच्च होनी चाहिए। आपकी यदि क्षमता उच्च नहीं है तो आप कैसे गिफ्टेड चाइल्ड कराएंगे, ठीक है। आप किसी भी बड़े बड़े म्यूजिशियन को सुनिए, उन्होंने लाखों गाने गा चुके हैं, ठीक है। और उनको हर चीज, मतलब यदि आप 2 लाइन गुनगुना दे तो वो गा देते हैं पूरा का पूरा गाना, ठीक है। तो क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एबिलिटी है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब आते हैं सेकेंड सी पे। एबिलिटी तो है, सिर्फ एबिलिटी से काम चल जाएगा, नहीं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहते थे, स्ट्रेट ड्राइव, जहां कोई प्लेयर होता ही नहीं है वहां शॉट लगा रहे एकदम परफेक्शन के साथ, ठीक है। उन्हें बहुत शॉट्स लगाए, बहुत शॉट्स लगाए। तो हमारे पास क्रिएटिविटी भी होनी आवश्यक है। और साथ ही साथ विराट भैया, विराट भैया क्या करते हैं, क्या है इनके पास, इनके पास कमिटमेंट बहुत हाई है। मतलब आप देखेंगे ग्राउंड पे जब भी रहते हैं तो देखेंगे क्या एग्रेशन रहता है। चाहे बुमराह विकेट ले, चाहे युजवेंद्र चहल, ठीक है, कोई भी विकेट ले, लगता है कि ये विकेट उनके खाते में ऐड हो रहा है, ठीक है। और वो जो अग्रेशन दिखाते हैं और जो अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो हम भारतीय बहुत गर्व से सुनते हैं। तो आप देखें, हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी है और हाई कमिटमेंट है। जब किसी व्यक्ति में इन 3 चीजों का संयोजन होगा, हाई एबिलिटी, है ना, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी, ये हो गया एबिलिटी, ये हो गया कमिटमेंट और ये हो गया क्रिएटिविटी। जिस व्यक्ति में ये चीज है, ये पोर्शन है, तो उसी व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, भगवान द्वारा इनको विशेष वरदान मिला है ना। एबिलिटी तो हमारे अंदर भी है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी क्रिएटिविटी भी होगी, बट कमिटमेंट में हम लोग लैक कर जाते हैं। और ये कमिटमेंट हम ला दिए तो हमारी क्रिएटिविटी घट जाती है। तो गॉड गिफ्टेड वही लोग हैं, ठीक है, जो लगे रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी लगे हुए थे, खूब लगे, उनसे बेटर प्लेयर बहुत कम थे, पर वो नहीं आ पा रहे थे इंडियन टीम में, ठीक है। उनका कमिटमेंट लेवल हुआ, रेलवे की नौकरी के साथ साथ अन क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलते 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 अपने गेम को बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आए। उनका शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, है ना, याद होगा वर्ल्ड कप का 6, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले धन्यवाद, थैंक यू।